किसी को भी नहीं पता। देखो, ह्यूमन राइट किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन राइट बात कर रहा है मानवता की, मानव के अधिकारों की। तो मानव के क्या अधिकार है? शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है, कानूनी सुरक्षा का अधिकार है, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से हमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बचाएगी, ये हमारा मानव अधिकार है। तो टेररिज्म क्या कर रहा है? हमारे इन अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। मतलब अगर हम हर चीज़ में देखें, तो अगर वो कहता है आपके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट है, लेकिन आतंकवाद कहता है आपके पास कोई भी राइट नहीं है, ना पॉलिटिकल है ना सिविल है। अगर आपको आतंकवादी स्टेट के अंदर जीना है तो आपको अपने राइट को त्यागना पड़ेगा। तो ये सब ये जो है ये बताते हैं कि क्या रिलेशंस है। तो आतंकवाद का और ह्यूमन राइट्स का जो रिलेशन है एक दूसरे के विपक्ष में, यानी कि जहाँ पर टेररिज्म होगा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे। यूडीएचआर डिक्लेरेशन में बिल्कुल क्लियर ये बताया गया था कि जो सिविलियन है उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आर्मी अटैक, उनको किसी तरीके से परेशान करना, टारगेट करना, उनके अगेंस्ट किसी तरह की कोई भाषणबाजी करना, उनके रिलीजन को, धर्म के ऊपर टारगेट करना, ये सब अलाउड नहीं है। तो ये सब वायलेंस है, ह्यूमन राइट का वायलेंस में इसको जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब ह्यूमन राइट और जो टेररिज्म है दोनों एक दूसरे के विपक्षी हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अगर जहाँ पर टेररिज्म होगा वहाँ पे ह्यूमन राइट नहीं होगा, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन राइट होगा वहाँ पे टेररिज्म भी नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलते, अलग चलते, दोनों दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पे ही समझना पड़ेगा जो टेररिज्म है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो है यूडीएचआर के अंदर क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि आपका ये टेररिज्म क्या होता है और किस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, ह्यूमन राइट का नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि आतंकवाद क्या है? शांति को भंग करना है आतंकवाद। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन राइट की तो वो शांति को स्थापित करने की बात करता है। तो एक शांति को हटाने की बात कर रहा है, एक शांति को स्थापित करने की बात कर रहा है। एक व्यक्ति की मानवता सभ्यता को बचाने का काम कर रहा है, दूसरा कहता है कि मानव तो मार डालो, मास किलिंग करो, बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों को ख़त्म कर दो। तो ये सब जो है एक दूसरे के परस्पर विरोधी विचारधारा हैं जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती। एक आर्टिकल 9 है हमारा यूडीएचआर का, जो कहता है कि किसी को भी डिटेन करना अलाउड नहीं, मतलब डिटेंशन करना, रोक के रखना अलाउड नहीं। लेकिन आतंकवादी क्या करते हैं? नॉर्मली हाईजैकिंग करते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, फिर कानून से अपनी बातें मनवाते हैं। तो ये सब इसलिए दोनों एक दूसरे के विरोधी पक्ष हैं। तो ये आपका हो गया आतंकवाद और इसमें क्या मतलब, दोनों में क्या संबंध है। एक क्वेश्चन है आपका कलेक्टिव राइट। कलेक्टिव राइट्स कौन से राइट्स होते हैं हमारे? ह्यूमन राइट्स आप लोगों ने लगता है अभी तक पढ़ना शुरू किया ही नहीं है सर, जिसमें मतलब बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ द सर्टेन ग्रुप्स होता है, बेसिकली SC ST। हाँ, वो भी होता है, लेकिन इसके अलावा और है। जैसे आपके रिलीजन बेस अगर हम बात करें तो रिलीजन जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो सारे राइट्स हैं अगर उनकी बात करते हैं तो वो कलेक्टिव राइट्स हो जाते हैं। मतलब हमने मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर दी तो इसका मतलब सारे मुस्लिमों के पर्सनल राइट भी उसके अंदर इंक्लूड हो गए। अगर हम हिंदू कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हिंदू रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो हिंदू रिलीजन बोलते सारे हिंदू कवर हो गए इसके अंदर, यानी कि एक कलेक्टिव राइट है, पूरे समाज के राइट है। तो एक बार में इनको बोला जा रहा है, एक बार में इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कलेक्टिव राइट का मतलब है कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स जो रिलीजन्स बेस पे हो सकते हैं या किसी और सोशल कल्चरल बेसिस पे हो सकते हैं, इन पूरे ग्रुप्स के राइट्स की बात कर रहे हैं। जैसे माइनॉरिटी ग्रुप है हमारी कंट्री के अंदर, अब माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? SC ST OBC, सिख, जैनी, पारसी, ये लोग आते हैं जो जनसंख्या में कम है। तो बड़ी सोसाइटी इनको खुद नुकसान ना पहुँचाए, पोलराइजेशन ना हो जाए इनका, मतलब इनकी समाप्ति ना हो जाए, ये कम्युनिटी ख़त्म ना हो जाए। तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ते हैं, इनके राइट्स की रक्षा करनी पड़ती है। अगर हम बात करें कलेक्टिव राइट की तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट क्या है? सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन है। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिस करना, यानी कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सेक्स के नाम पे, परंपरा के नाम पे उसका बंटवारा कर देना। तो ये सब जो है हमारे कलेक्टिव राइट्स के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा पॉलिटिकल स्टेटस है, या जैसे हमारी कंट्री के अंदर हमें वोट देने की पूरी आज़ादी है, हमें इकोनॉमिकल फ्रीडम है, हमें सोशल फ्रीडम है, हमें कल्चर फ्रीडम है, तो इन सब फ्रीडम्स का हम मिसयूज़ ना करें। अगर हम मिसयूज़ करेंगे तो गवर्नमेंट को हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम जो हमें मिलती रहे तो हमें इनका मिसयूज़ कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ ऑटोनॉमस ग्रुप होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं किसी धर्म संस्कृति के नाम पर या किसी और नाम पर।
तो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं हमेशा कलेक्टिव राइट्स की बात करते हैं, वो कलेक्टिव राइट्स में ही विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे डेवलपमेंट की, तो कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजियस है, ट्रेडिशंस हैं, ये सब जो है इनके बीच में हर्डल्स हैं। ये आपके कलेक्टिव राइट्स को जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे आपको बांट देते हैं, जाति के नाम पे बांट देते हैं, भाषा के नाम पे बांट देते हैं, तो आपके कलेक्टिव राइट्स की डिमांड को ये ख़त्म करते हैं। तो कलेक्टिव राइट्स का मतलब है एक ऐसा मैकेनिज़्म जहाँ पर आपको गारंटी दी जाती है। किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं? कि आपके डोमेस्टिक और पॉलिटिकल और इंटरनेशनल राइट्स की जो है प्रोटेक्शन की जाएगी। तो कलेक्टिव राइट्स का मतलब होता है पूरे समाज के लिए काम करना। एक क्वेश्चन है आपका ये, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो है हमारे, वो रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स फॉर द मैन एंड वुमेन, जो कि ह्यूमन राइट जो इंटरनेशनली है वो एक चीज़ के बारे में बात करता है कि मैन और वुमेन्स के जो राइट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो क्या क्या फ़ायदा होगा इसको, अगर मैंस और वुमेन्स के राइट्स इक्वल हो जाएं सोसाइटी के अंदर, तो क्या बेनिफिट होगा, कंट्री को क्या बेनिफिट होगा, कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, या किसको क्या बेनिफिट होगा, बताइए। सर एक तो यूनिटी रहेगी। हम्म। और पढ़ के ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ के फिर बोलो, क्या समझ में आ रहा है इसमें, क्या लिखा हुआ है। मतलब अगर हम किसी भी ह्यूमन राइट्स के मुद्दे की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दे की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन से जुड़ा हुआ है, यूडीएचआर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बात होती है किसी भी कलेक्टिव पॉलिटिकल राइट की, सोशल राइट्स की, या किसी इकोनॉमिकल राइट्स की बात होती है, तो वहाँ पर सबको इक्वल लेने की बात करता है। वो ये नहीं कहता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि खाली मैंस के लिए होगा, ये खाली वुमेंस के लिए होगा, ऐसा कोई नहीं। अगर आप कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हैं अगेंस्ट द वुमेन, तो इससे आपकी सोसाइटी जो है वो बैकफुट पे आ जाती है और आपकी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। क्योंकि समाज की अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, समाज का विकास करना है, तो हमें स्त्री और पुरुष दोनों का विकास करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष जब साथ चलेंगे तभी समाज की जो है विकास हो पाएगा। इसलिए अगर किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एजुकेशन का मामला है, और एजुकेशन के मामले में आप महिलाओं को एजुकेशन एजुकेशन लेने से रोक रहे हैं और पुरुषों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अगर एक महिला एजुकेटेड होती है तो उसके बच्चे भी एजुकेटेड, मतलब एक माँ अगर एजुकेटेड होती है तो बच्चे ऑलरेडी एजुकेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए समाज को एजुकेटेड करना है तो महिला को करना जरूरी है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहाँ पे समाज के एक पक्ष को नहीं, पूरे समाज को नुकसान होता है उस चीज़ का। इसके ऊपर एक कन्वेंशन भी हुआ था जहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1986 में 1966 में 1966 में कन्वेंशन किया था। इस कन्वेंशन के अंदर बताया था कि जो सिविल राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए मैन और वुमेन दोनों को। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर चुनाव लड़ने का अधिकार है, इलेक्शन फाइट करने का अधिकार है, वो खाली पुरुष के पास होगा, तो पुरुष चुन के जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, वो पुरुषों के लिए कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, कायदे बनाएगा, उसे महिलाओं के लिए नियम बनाने की कोई चिंता ही नहीं होगी। लेकिन अगर इक्वल राइट्स रहेगा तो मैन और पुरुष दोनों जाएंगे और दोनों मिलकर समाज के लिए काम कर पाएंगे। इस तरीके से एक और कन्वेंशन हुआ आपका, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट का हुआ। इसके अंदर किस चीज़ की पहचान गई, इसके अंदर पहचान की गई आपकी सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स की। तो इस कन्वेंशन के थ्रू हमने ये पहचाना कि किसी भी राइट्स के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जहाँ पे मैन वुमेन्स चिल्ड्रन सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, तभी हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट कर सकती है, सोसाइटी का जो है भला हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कन्वेंशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, इंडिया में ही नहीं बनाया, हर कंट्री में बनाया गया। इसके पीछे रीज़न यही था कि महिलाओं को, समाज के जो हाशिए पर वुमेन्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, उनको विकास के अवसर प्रदान करें, और जो ऑन द बेसिस ऑफ द कैस्ट सेक्स जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए। क्योंकि पहले जो है वुमेन्स के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेशन से रोका जाता था, वो जॉब नहीं कर सकती थी, एजुकेशन नहीं ले सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी। तो आज के जो है सब आज़ादी धीरे धीरे मिलने लगी, क्योंकि ह्यूमन राइट ने लोगों की अवेयरनेस बढ़ा दी, लोगों में जागरूकता बढ़ाई, लोगों को पता लगा कि अगर समाज का विकास करना है तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ही समाज का जो है विकास कर सकते हैं। अकेला अगर सोचे पुरुष कर ले तो पॉसिबल नहीं है, अकेला सोचे महिला कर ले तो भी पॉसिबल नहीं है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है?
ये तो आप इजीली बता दोगे कि पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, जो क्या करता है ह्यूमन राइट्स के मामले में, फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं है ना क्लास करने का। ह्यूमन राइट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेशनशिप है? तो ह्यूमन राइट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का और 1945 में यूडीएचआर कन्वेंशन चल रही थी और ये 48 में जब तक डिक्लेयर हुआ तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर प्रोसेस था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को के अंदर ह्यूमन राइट्स को एज ए फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट कर लिया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने बोला कि हमें अलग से ह्यूमन राइट्स का कन्वर्जन से अच्छा है कि हम इनको फंडामेंटल राइट्स बना के सबको दे दें, ऑल सिटीजन्स को दे दें, ताकि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सभी सिटीजन्स को ये राइट्स मिल जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या की गई, सोशल इक्वालिटी की बात की गई, यानी कि सोशली जो है सब एक होंगे, ना कोई जाति आधारित भेदभाव होगा, ना कोई स्त्री पुरुष मेंस फीमेल फीमेल आधारित भेदभाव होगा, ना किसी और तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सोसाइटी का एजुकेशन के आधार पर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब निकली है तो उस जॉब में जितने पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत है, 10वीं पास की या फिर 12वीं पास की ज़रूरत है या किसी और की, तो उनकी जो है योग्यता के हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। जैसे 10th पास बंदे को जो है 12th पास वाली नौकरी नहीं मिल सकती, वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। लेकिन अगर आप बोलो कि ये नौकरियाँ केवल हिंदुओं के लिए रिजर्व है, ये नौकरियाँ केवल मुस्लिमों के लिए रिजर्व हैं, ये कम्युनिटी का व्यक्ति इसको कर नहीं सकता, ये हिंदी बोलने वाला इसको करेगा नहीं, तो ये सब अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ह्यूमन राइट्स को ऐसे फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट करता है। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं हमारे? इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 के राइट टू अंदर। फ्रीडम, हाँ, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट फॉलो रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एजुकेशनल राइट है, राइट टू लाइफ है जहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी की हम बात करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ है जो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देता है। अगर कोई भी आपके राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आके अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है हमारे डीपीएसपी, जो बताते हैं कि राज्यों को कैसे काम करना है, मतलब लोगों की भलाई भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए कैसे काम करेगा राज्य, यानी कि कंट्री या स्टेट जो है या जो राज्य है वो कैसे काम करेगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू। फिर हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो कहता है अगर कोई भी हमारे देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। उसको पनिशमेंट करने का काम किसके पास रहेगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास रहेगा। अगर वो स्टेट के लेवल पर पनिशमेंट करता है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उसको पनिशमेंट दे देगा। अगर वो वायलेशन अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन चिल्ड्रन करता है तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उसको सजा देगा, या फिर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट उसको देगा, प्रोटेक्शन देगा। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के अंदर हमने इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है। किसी भी तरह का छुआछूत हम इंडिया के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा हो सकती है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लोगों को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दे दिया। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा ये हुआ कि वो सोसाइटी के लिए अब काम कर सकते थे, यानी कि सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आके खड़े हो सकते हैं रिजर्वेशन के बाद। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया हुआ है, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो किसी के अंदर दबाव में काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इसलिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको अगर हमें चेंज करना है या अमेंडमेंट करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पर भी हमारे खुद के राइट्स को कोई वायलेट कर लेता है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे हम अपने अधिकारों को वापस लेने का काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। बाकी तो मैंने आपको पहले भी करा दिए क्वेश्चन, कुछ आपको पूछना कोई स्पेशल क्वेश्चन तो आप पूछ लो, मैं एक बार उसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ। सर डीपीएस के आर्टिकल 38 से लेके कौन सा आर्टिकल तक है? डीपीएसपी कौन सा आर्टिकल चाहिए? आर्टिकल पूछ रहे हैं ना? ये सर कौन सा आर्टिकल में कवर होता है? अच्छा, ये तो पार्ट 4 में आता है। हाँ, पार्ट 4 में आता है ये जो है। इसके लिए आर्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा पार्ट 4 के अंदर डिक्लेरेशन किया गया इनको, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है ना, मतलब इसको लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिफाइन किया हुआ है।
और पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये स्टेट को ये बताते हैं कि उसको कैसे काम करना है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ये बताते हैं कि स्टेट को जो कोई ऐसा टैक्स लगाना जो कम्युनिटी को डिवाइड करता हो, जैसे कोई टैक्स हिंदुओं पे लगा दे मुस्लिम पे ना लगाए, तो ऐसा करना है उसको अलाउड नहीं है स्टेट को। ये सब चीज़ें इसके अंदर है। इसके अलावा इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करना, गरीब के लिए काम करना, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, हर व्यक्ति को खाना मिल जाए, ये सब काम करना। और सर एक बार PIL का दोबारा थोड़ा सा बता दो, ओवरव्यू दे दो PIL। PIL तो आपको अगर सबसे अच्छा देखना तो MC मेहता का कोई भी पढ़ लो। MC मेहता ने बहुत सारी PIL लगा रखी हैं, काफ़ी फेमस नाम भी है। दिल्ली के अंदर एक बार पोल्यूशन बहुत हो गया था दिवाली के बाद 2019 के अंदर, हर जगह दिन में भी अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, तो उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा दी कि भाई मेरा राइट टू लाइफ जो है इसका वायलेट हो रहा है, मेरे को ज़िंदगी जीने का अधिकार दे रहा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मेरा जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इतना पोल्यूशन दे रही है कि मैं ज़िंदगी जी नहीं पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी समय से पहले ही ख़त्म हो जाएगी अगर इतना पोल्यूशन मेरे फेफड़ों में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने PIL की सुनवाई कर ली। मतलब PIL का मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे कम्युनिटी की परेशानी को सुना जाता है, मतलब जहाँ पे 50 से ज़्यादा परिवार या 200 से ज़्यादा लोग इफेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में हम PIL को सुन सकते हैं, मतलब कोर्ट जो है PIL को ले सकती है। और बताइए क्या कह रहे हैं, असाइनमेंट का क्या? सर असाइनमेंट कहाँ से देख सकते हैं? जिन्होंने असाइनमेंट परचेज़ किए हैं वहाँ से देख सकते हैं, मैंने सबको दिए भी हैं। और कोई डाउट किसी का? क्योंकि अब ह्यूमन राइट आपने सब कुछ कर लिया, अब जिनका लॉ ऑफ टॉट का पेपर है कल, वो तो लॉ ऑफ टॉट पे ही फोकस करें आज, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट पहले आपके लिए ज़रूरी है। और जिनका लॉ ऑफ टॉट नहीं है कल पेपर, बैक का कोई पेपर नहीं, उनका तो 20 तारीख को पेपर है। अभी भी मिल जाएगा आपको असाइनमेंट, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो जिनको लॉ ऑफ टॉट का पेपर नहीं देना वो ह्यूमन राइट्स के पेपर पे फोकस करें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का पेपर जो है 17 के क्वेश्चन, जो 15-17 जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ये सारे ही करने पड़ेंगे आपको। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये जो है कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही कर लें, खाली सारा ना करें, तो ऐसा तो रिक्स वाला बात हो जाती है ह्यूमन राइट्स के पेपर में। एटलीस्ट कुछ ज़्यादा हम फिर मैंने जो क्वेश्चन बताया उनको तो कर ही लेना, इसमें से आपको पासिंग लायक तो मिल ही जाएगा। जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, PIL है आपका, ह्यूमन राइट और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेशनशिप है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली आप कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कितने में मिलेगा असाइनमेंट, ये सब आपको व्हाट्सएप पे पता लग जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। सर एक बार कुछ और? क्वेश्चन नंबर 2 बता देंगे प्लीज? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वैसे आपका? सर ICCPR। सिविल और पॉलिटिकल राइट, ये तो मैंने बताया पहले भी आपको। सिविल और पॉलिटिकल राइट होगा। सिविल राइट कौन कौन से राइट्स हैं हमारे? नागरिक को ज़िंदगी जीने के लिए किन किन राइट्स की ज़रूरत होती है, वो सारे सिविल राइट्स कहलाते हैं। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन करते हैं तो हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 53 जो है UDHR का या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन का, वो बताता है कि यहाँ पे 6 पार्ट हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम बांट सकते हैं सिविल राइट्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, आपको दे रखा है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, फेयर ट्रायल। ये सारे राइट्स जो हैं ये आपके सिविल राइट्स हैं, जो सिविल को मिलने चाहिए, मतलब नागरिकों को जो अधिकार मिलने चाहिए शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए और राज्य शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वो सब राइट्स जो आते हैं आपके सिविल राइट्स में कवर हो जाते हैं। यहाँ पे जो अगर हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो किसी को भी अधिकार है, अगर वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया पूरा करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 साल से ऊपर का है तो वो वोट दे सकता है, 23 साल से ऊपर का है तो चुनाव लड़ सकता है। लो MP का चुनाव लड़ने के लिए 23 साल है ना, और बाकी कोई भी चुनाव लड़ने के लिए 18 साल से जो बड़ा व्यक्ति है वो चुनाव भी लड़ सकता है। तो जो भी आपकी कंट्री ने जो भी चीज़ें डिसाइड की हुई हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं, तो आप जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं, कुछ SC/ST ग्रुप होते हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स को रिजर्व करना जरूरी होता है, प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। तो हमने क्या किया, इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन बना लिया। तो रिजर्वेशन बना लिया तो हमें फ़ायदा क्या मिला उस रिजर्वेशन का? फ़ायदा हमें ये मिला कि हमारे जो लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे थे कितने सालों से, लगभग 3000 साल से डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा था, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को बचाया जा सका। जैसे रेस के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पे
रिलीजियंस के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इन डिस्क्रिमिनेशन से उनको बचाना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने उनके लिए पॉलिटिकल राइट्स बना दिए। तो सिविल और पॉलिटिकल राइट यही हैं, जो आपको ध्यान से पढ़ोगे तो सारा समझ में आ ही जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है? तो अब आप पढ़ लो ह्यूमन राइट का, बाकी एक पेपर वाली रिवीजन भी रख लेंगे जिसमें लास्ट ईयर के पेपर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने जो क्वेश्चन बताया इंपॉर्टेंट वो तो कर ही लो, लेकिन सारे क्वेश्चन कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का पेपर है, गड़बड़ हो सकता है, इधर उधर आ जाता है टेढ़ा मेढ़ा पेपर। इसलिए यूनिट वाइज भी बहुत सारे बच्चे इसको यूनिट वाइज भी कर रहे होंगे, तो यूनिट वाइज कर लो तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यूनिट वाइज नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट 17 क्वेश्चन तो कर ही लो। 17 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, और आपको तो टाइम भी पूरा मिल गया। आपका पेपर अभी बहुत दूर है, मतलब आज भी देखेंगे तो 2 दिन अभी आपके पास कंप्लीट 2 डेज हैं, 18 और 19 तारीख। क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास यहाँ पे कंप्लीटेड है।